हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है आपको सोनल लिमिटेड कंपनी की, जिसके बेस पर आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे करोगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी तीन एक्टिविटीज आती है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसको कैसे फाइंड करोगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड है, जिसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस आपको दिया है, जिसकी डिटेल नोट्स टू अकाउंट में नंबर 2 पर आपको दी है। और यहां पर जो सरप्लस का बैलेंस है वो आपको लेना है। तो क्या 48,000 इस साल का प्रॉफिट है? नहीं। इस साल के प्रॉफिट के लिए आपको करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है, तब आपको मिलेगा 18,000 का प्रॉफिट। हमने 48,000 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 48,000 आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। कंपनी जब से बनी है आज तक जितना भी उसने प्रॉफिट या लॉस किया वो है 48,000, जो कि लास्ट ईयर बैलेंस था 30,000 और ये इस साल इंक्रीज हो गया 48,000 तक। तो कैसे इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने इस 30,000 में इस साल के प्रॉफिट को ऐड किया, तो ये बैलेंस बन गया 48,000। तो अगर इस साल का प्रॉफिट चाहिए तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे, तभी तो हमें मिलेगा। 18,000 का प्रॉफिट आपको मिल गया। लेकिन ये आपका बिफोर टैक्स नहीं है, ये आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब आप यहां पर खड़े हो, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपने जो चीजें माइनस की उसको वापस से प्लस करना। अगर आपने प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया, वापस से प्लस करो। कैसे पता चलेगा? यहां पर जनरल रिजर्व, जिसका बैलेंस लास्ट ईयर था 40,000, इस साल 70,000 है, तो ये 30,000 से बढ़ गया। कैसे बढ़ा? क्योंकि आपने इस साल अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा 30,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। है तो प्रॉफिट ही ना जो इस साल आपने अर्न किया, तो वापिस से ऐड करना होगा ताकि हम अपने इस साल के टोटल प्रॉफिट तक पहुंच सके। इसी तरह से अगर आपने डिविडेंड बांटा, डिविडेंड क्या है? शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक हिस्सा बांटना। तो डिविडेंड हमने दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। यहां पर प्रपोज डिविडेंड लिखा है। 2023 और 22 दोनों सालों के बैलेंसेस दिए हैं। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं 2023 का, तो 2022 का क्यों दिया है? प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या है? प्रपोज डिविडेंड का मतलब है आपकी एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। अगर 23 की बात की जाए तो इसे आपने बैलेंस शीट में कहा दिखाया है? नोट्स टू अकाउंट में कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में दिखाया होगा। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जो किसी कंडीशन पर बेस्ड है। प्रपोज डिविडेंड आपकी किस कंडीशन पर बेस्ड है? कि अगले साल प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा जाएगा 60,000 रुपए का। 2024 में प्रॉफिट होगा तो ये डिविडेंड बांटा जाएगा। इस साल के प्रॉफिट के बेस पर ये डिविडेंड नहीं बांटा जाएगा। तो ये 2022 का जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया था, प्रपोज किया था पिछले साल, वो भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है और वो डिपेंड कर रहा था 2023 के प्रॉफिट पर। तो इसका मतलब 50,000 का डिविडेंड आपका इस साल के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट हुआ तो बांटा जाएगा। क्या हमें प्रॉफिट हुआ इस साल? हाँ, 18,000 का प्रॉफिट हुआ, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद। इसका मतलब प्रॉफिट तो हुआ है और हमने डिविडेंड भी बांटा। तो डिविडेंड बांटा तो इसका मतलब इसको प्लस करना है। प्रीवियस ईयर वाला आपको प्रपोज डिविडेंड प्लस करना है, जो कि लास्ट ईयर का कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, इस साल के प्रॉफिट पर डिपेंड कर। अब जो सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है और जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है आपको, वो ये, और जो सबसे बड़ी गलती भी जो आप करने वाले हो वो क्या है? कि यहां पर दो तरह के शेयर होल्डर्स दिए हैं और आपको लगता है प्रपोज डिविडेंड लिखा है तो वो सिर्फ इक्विटी के लिए है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो हो ही नहीं सकता। तो जब तक यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा ना हो कि ये प्रपोज डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों का है, तब तक आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अलग से कैलकुलेट नहीं करना।
जैसा कि यहाँ पर नहीं लिखा कि ये इक्विटी वालों का ही है सिर्फ, तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे ये प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों के लिए हमने एक एस्टिमेटेड अमाउंट लिखी हुई है कि अगर अगले साल प्रॉफिट होगा तो हम ये डिविडेंड बांटेंगे। तो ये दोनों का है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर होल्डर्स का है। इसी तरह से हमने इंटरिम डिविडेंड भी बांटा 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम अपने प्रॉफिट को एस्टिमेटेड बेस करके हम अगर डिविडेंड बांटते हैं शेयर होल्डर को, वो इंटरिम डिविडेंड है। अब यहां पर भी नहीं लिखा कि ये सिर्फ इक्विटी का है। जब नहीं लिखा इसका मतलब यही मानेंगे कि ये दोनों शेयर होल्डर्स का है, दोनों शेयर होल्डर्स को हमने दिया। अगर यहाँ पर सिर्फ लिखा होता है इक्विटी, तब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए भी डिविडेंड कैलकुलेट करते और वापस यहाँ पर प्लस करते। तो आपको अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन और ध्यान से करना है। जब कुछ नहीं लिखा तो यही मानो दोनों शेयर होल्डर्स का है, दोनों शेयर होल्डर्स को हमने 20,000 का डिविडेंड दिया। अब ये सब कुछ प्लस करने के बाद अब एक और चीज रह गई, टैक्स। टैक्स आपको दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आपने इस साल के प्रॉफिट में कोई एस्टिमेटेड टैक्स माइनस किया है तो वापस से प्लस करना है। अब वो कहाँ मिलेगा? वो आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको दिया गया है। लास्ट ईयर, करंट ईयर और टैक्स पेड, 3 फिगर है, तीनों में से कौन सी लिखनी है? जनरली आपने देखा होगा यही क्वेश्चन में लिखा होता है कि करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आपको प्लस करना है। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये भी मैंने आपको समझाया है अगर तीनों फिगर अलग हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये फिगर आपकी करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है? तो समझो इस अकाउंट से। आपका प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है जिसकी पेमेंट आपको करनी है। तो ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड पे लिखो 40,000, क्लोजिंग लिखो डेबिट साइड पर 50,000। अब जो ये था आपकी लाइबिलिटी 40,000, जो लास्ट ईयर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स किया था एस्टिमेटेड अपने प्रॉफिट में से माइनस किया था, जिसको हम कब पे करते हैं? 31 मार्च को आपने बुक्स को क्लोज किया, लेकिन पेमेंट आप टैक्स की कब कर पाओगे? 1 अप्रैल 2022 पर। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आपने इस टैक्स को पे किया होगा, जो कि 40,000 की जगह आपने 35,000 की पेमेंट की। तो 5,000 आपने जो ये लाइबिलिटी कम पे की उसकी वजह से सब गड़बड़ हुई। डेबिट साइड का टोटल आ गया 85,000 और क्रेडिट साइड का डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस क्या बता रहा है? वो डिफरेंस है आपका इस साल के प्रोविजन फॉर टैक्स का। इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका मतलब आपने कितना किया? 45,000। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस 50,000 हो गया, वो किस वजह से? जो ये आपका ओपनिंग की लाइबिलिटी 5,000 रह गई, वो इसमें प्लस हो गई। तो हमें तो सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का आपने किया है वही वापस से प्लस करना है जो आपने प्रॉफिट में से माइनस किया। 50,000 नहीं, 50,000 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो 45,000 आ गया वो टैक्स जो आपने इस साल के प्रॉफिट में से प्रोविजन फॉर टैक्स करके माइनस किया। प्लस करो, सब चीजें प्लस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आ गया 1,63,000। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या है? एबनॉर्मल लॉसेज या इनकम जो आपको हर साल नहीं होते, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर ऐसे कोई लॉसेज डाले होते तो हम प्लस करते और इनकम होती तो उसको माइनस करते, ताकि हम नॉर्मल रूटीन के बिजनेस की प्रॉफिट तक पहुंच सके। यहां तक समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद अब हम करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए। तो नॉन कैश का मतलब वो खर्चे या इनकम जिसके लिए आपने कैश में पेमेंट नहीं की या कैश रिसीव नहीं किया। तो वो आपका कौन सा खर्चा हो सकता है? वो है आपका सबसे बड़ा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वो खर्चा जो आपने एसेट को यूज किया और उस पर एक एस्टिमेटेड उसकी वैल्यू डिक्रीज होने का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। क्या आपने उसके लिए पेमेंट की? नहीं। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि इस साल का डेप्रिसिएशन हमने खर्चों में डाला 20,000, तो वापस से प्लस कर दो। अब पहला डाउट आपके जो दिमाग में आ रहा है वो ये है तो खर्चा ही, हमारे बिजनेस का ही है, एसेट को हम बिजनेस में ही तो यूज करते हैं, तो प्लस क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात, ये खर्चा हमारे बिजनेस का है, लेकिन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की जाती है तो हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो हमने कैश में अर्न किया। इसलिए हमें जो नॉन कैश आइटम के खर्चे हैं वो वापस से प्लस करने हैं
और नॉन कैश आइटम की इनकम लेस करनी है, राइट। अभी तक जो आपने क्वेश्चन में किए वहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब वहां पर हम एसेट में से माइनस नहीं कर रहे थे, डेप्रिसिएशन को अलग से अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, राइट। ये डेप्रिसिएशन आपका वो वाला डेप्रिसिएशन है जो आपने खर्चों में भी डाला और अपनी एसेट में से भी माइनस किया, अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं किया। और ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है? यहां पर देखो, इंटेंजिबल एसेट गुडविल है। आप इंटेंजिबल एसेट गुडविल आपकी लास्ट ईयर से डिक्रीज हो गई 25,000। क्या हमने बेचा? नहीं, गुडविल को बेचा नहीं है, हमने यहां पर इसको राइट ऑफ किया। राइट ऑफ करने का मतलब है इसको हमने 25,000 रुपए का खर्चों में डाल करके खत्म किया है। ये गुडविल आपने बहुत पहले खरीदी थी, जिसे अब हम धीरे धीरे करके खर्चों में डाल रहे हैं। तो खरीदी जब थी तब आपका कैश का आउटफ्लो हुआ, आज खर्चे में डाल रहे हो तो कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो इसको भी वापस से प्लस करेंगे 25,000। और क्या हो सकता है? आपने एक एसेट को बेचा है, मशीनरी को बेचा 10,000 में, जिसकी कॉस्ट थी 50,000, 10,000 में बेचा, तो आपको चेक करना है इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसको फाइंड करने के लिए हमें अकाउंट बनाना होगा। यहां पर आपके पास एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 2,80,000। अब ये बुक वैल्यू है, एट कॉस्ट नहीं है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब आपकी आज की डेट में इस मशीनरी की वैल्यू क्या है, इस एसेट की वैल्यू क्या है। अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगना था वो इसमें से माइनस हो चुका। हर साल हम डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर चुके हैं। तो जो एसेट आपने 50,000 की खरीदी थी, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है वो निकालने के लिए आपको करना होगा इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस। कौन सा डेप्रिसिएशन? जो आपने इस एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाया 30,000 का। इस 30,000 के डेप्रिसिएशन को लगाने के बाद आज की डेट में वैल्यू है उसकी 20,000, तो ये 20,000 की जो वैल्यू है वो इसमें इंक्लूडेड है, राइट। 50,000 नहीं। अगर आपने मशीनरी को बेचा तो 50,000 से आपको यहां से माइनस नहीं करना, आपकी जो वैल्यू है 20,000 बुक वैल्यू वो माइनस करनी है यहां से। ये बात समझ में आ गई? इसको बेचा आपने 10,000 में, 20,000 की चीज को 10,000 में बेचा तो 10,000 का नुकसान हुआ। अब ये ओपनिंग बैलेंस यहां लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखो क्रेडिट साइड पर 3,70,000। इस साल का डेप्रिसिएशन आपने लगाया, जो कि हम हर बार हर साल लगाते हैं, और हर साल मशीनरी में से ही, एसेट में से ही माइनस करते हैं, तो इसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। ये वो एसेट जो आपने बेची उसका डेप्रिसिएशन नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर दिखाना भी नहीं है, क्योंकि यहां पर हम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही एसेट को लिख रहे हैं। तो ये जो 20,000 की एसेट है जो आपने बेच दी, उसको बेचने पर आपको 10,000 रुपए मिले और 10,000 का नुकसान हुआ, बस इतना ही आपको दिखाना है। 20,000 रुपए ही आपको जो एसेट बेच दी अब आपके पास नहीं है, वो अब आपके पास नहीं है, तो उतनी अमाउंट आपको यहां से माइनस करनी है। लेकिन कैसे? उसको आपको दिखाना है कि बेच करके कितना पैसा मिला और फायदा हुआ या नुकसान हुआ। नुकसान हुआ है तो क्रेडिट साइड पे, फायदा होता है तो कहाँ लिखते? डेबिट साइड पे। अब ये सब लिखने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 4,10,000 और डेबिट साइड पर 2,80,000। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपने जो एसेट खरीदी उसका बैलेंस। क्योंकि एसेट खरीदने, सॉरी, एसेट बेचने पर आपको प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस हुआ है। तो दो ऑप्शन में से प्रॉफिट वाली ऑप्शन घट गई, खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये आपने एसेट को बेचा, खरीदा है 1,30,000। सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब यहां पर इस इंफॉर्मेशन को निकालने का पर्पस क्या था? जो एसेट आपने बेची उस पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो आप कहाँ दिखाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने से ये 10,000 का खर्चा, 10,000 का खर्चा आपने दिखाया, उससे आपका प्रॉफिट कम हो गया। अब पहली बात सोचो, अगर आपको लॉस हुआ तो क्या इससे किसी को आपने पेमेंट की है? नहीं। आपने खर्चा डाला, आपको लॉस हुआ कि मेरे को 10,000 का लॉस हो गया, इसके लिए आपने किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दी है। फर्स्ट थिंग ये। दूसरा, एसेट को बेचना या खरीदना आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इसलिए जो खर्चा, जो नुकसान अगर आपका है और वो लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो वापस से प्लस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब वो खर्चे या इनकम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो ये खर्चा आपका
एक तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो हम वापस से प्लस कर देंगे। तो 55,000 आप प्लस कर दो। पर्पस समझ में आ गया क्यों हमने ये फिगर निकाली, क्यों हम प्लस कर रहे हैं, ताकि हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट तक पहुंच सके। ये प्लस करने के बाद कुछ और क्या हो सकता है, अगर आपने लोन लिया होता, लोन पर अगर आपने इंटरेस्ट दिया, वो आपने कहाँ दिखाया होता खर्चा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन वो फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो हमें वापस से प्लस करना होता। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्लस, बस इसको प्लस करो। प्लस करने के बाद आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,33,000। ये सब करने के बाद अब क्या होगा, आपको करना है नेक्स्ट स्टेप में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में जो चेंजेस आए उसका इंपैक्ट देखना है। तो करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट तो आपका कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। इन्वेंट्रीज आपकी 82,000 से इंक्रीज हो रही है। अगर 82,000 से इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने और परचेज की, परचेज करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, नेगेटिव होगा। 82,000 नेगेटिव होगा, तो ब्रैकेट में लिखो 82,000। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स आपके सेम है, कोई चेंज नहीं है, उसको भूल जाओ। ट्रेड पेबल्स आपके 88,000 से 1,22,000 हो गए। ये क्या है, क्रेडिटर्स है, जिसको आपने पेमेंट नहीं की बल्कि सामान उधार में खरीदा। तो जब आप सामान उधार में खरीदते हो तो एक तरह से आपने लोन लिया। लोन लिया है 34,000 का, कि भैया हम बाद में पेमेंट कर देंगे। तो लाइबिलिटी का इंक्रीज होना एक तरह से लोन लेना, फंड्स को रिसीव करना। तो प्लस माइनस करने के बाद अब आपके पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,85,000। इसमें से अब हम माइनस करेंगे जो इस साल हमने टैक्स पे किया है। जो इस साल हमने टैक्स पे किया वो कितना किया आपने, 35,000। तो 35,000 का टैक्स को पे करने के बाद आपके पास क्या आया, 1,35,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइनली पॉजिटिव है, इसका मतलब इनफ्लो हुआ। लास्ट ईयर का टैक्स आपने इस साल पे किया, वो आपने 40,000 नहीं 35,000 पे किया है, तो उतना ही दिखाओगे। माइनस करने के बाद ये है इनफ्लो। नेक्स्ट आपका आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो आपने एसेट को परचेज या सेल किया है, तो वो कवर करो। यहां पर करंट एसेट नहीं आएगी, सिर्फ आपकी नॉन करंट एसेट आएगी। नॉन करंट एसेट में आपने प्लांट एंड मशीनरी, जो आपका ये अकाउंट बनाया था, उससे आपको इंफॉर्मेशन पिक करनी है। आपने जो एसेट मशीनरी बेची 10,000 रुपए में, उससे इनफ्लो हुआ, जो पैसा मिला बस वही दिखाना है। इस पर आपको 10,000 का लॉस हुआ, यहां पर नहीं आएगा। जो फंड्स आपको मिल रहे हैं, पे कर रहे हो, बस वही आपको कवर करना है। इसके बाद हमने मशीनरी को परचेज किया। परचेज कितना किया, 1,30,000। और परचेज करेंगे तो हम पेमेंट करेंगे, आउटफ्लो होगा 1,30,000। अब नेट इंपैक्ट देखो क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव का मतलब है हमने पेमेंट की है, आउटफ्लो हुआ। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,20,000। नेक्स्ट आपका आएगा फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटीज में आपको देखना है कि फंड्स को आपने कहां से अरेंज किया। फंड्स के लिए हम देखते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आपकी 4 लाख से 5 लाख हो गई, 1 लाख रुपीज से इंक्रीज हुई। आपको फाइनली यहां से नहीं देखना शेयर कैपिटल कि 50,000 इंक्रीज हो रही है, बस वही लिख दो, नहीं। इसकी डिटेल आपको यहाँ पर दी है नोट्स टू अकाउंट में। 2 तरह के शेयर्स हैं, तो दोनों का अलग अलग आपको लिखना है कि हमने 1 लाख के नए शेयर्स इक्विटी इशू किए, राइट, 1 लाख रुपीज। इसी तरह से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज होने का मतलब है जो फ्रेश शेयर्स आपने इशू किए उस पर आपने प्रीमियम रिसीव किया। ये प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है जो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर किया। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व का तो हमने प्रॉफिट में माना था कि हमने प्रॉफिट का एक हिस्सा इसमें ट्रांसफर किया। लेकिन अगर प्रीमियम अगर आप देखते हो तो वो प्रॉफिट का हिस्सा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं ट्रांसफर करते। वो तो जब आप शेयर्स इशू करते हो, अलॉट करते हो, उस पर आपको जो शेयर होल्डर से प्रीमियम का पैसा मिलता है वो हम यहाँ पर डालते हैं। तो शेयर्स इशू करना और उसके साथ जो एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम मिला वो फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा, 10,000 इनफ्लो हुआ।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 50,000 से कम हो गई। 50,000 से कम होना मतलब हमने रिडीम किए, पेमेंट की, पेमेंट करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा 50,000। इसी तरह से हमने शेयर होल्डर्स को पेमेंट की है एज डिविडेंड, तो डिविडेंड पे करोगे तो आउटफ्लो होगा, और खर्चा भी फाइनेंस एक्टिविटीज में ही आएगा। 50,000 प्रपोज डिविडेंड था और इंटरिम डिविडेंड 20,000, तो टोटल आउटफ्लो हो गया 1,20,000, राइट। तो प्लस माइनस करने के बाद आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज 10,000 ब्रैकेट में लिखोगे। अब तीनों एक्टिविटीज का अगर आप इंपैक्ट देखते हो, तीनों एक्टिविटीज का प्लस माइनस करते हो, तो पॉजिटिव आ रहा है 5,000 रुपए। इसका मतलब इस साल हमने जो भी काम किया, बिजनेस किया, इन्वेस्टिंग की या फाइनेंस किया, उससे हमारे पास कैश का बैलेंस 5,000 रुपए से इंक्रीज हुआ। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000। अब हम कहते हैं हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, साल की शुरुआत में अगर हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों का बैलेंस मिला करके 96,000 होता है, तो दोनों का टोटल करो। हम कह रहे हैं ओपनिंग हमारे पास शुरुआत में इतना था, साल में जो भी काम किया उससे 5,000 का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो टोटल अगर हम करते हैं तो हमारे पास एंड ऑफ द ईयर 1,01,000 होना चाहिए हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्या बैलेंस शीट में यही बैलेंस आ रहा है? बैलेंस शीट में आप क्या आ रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 91,000। टोटल करो क्या आ रहा है, 1,01,000। मतलब मैच कर गया, जो हम निकाल के कहना चाह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग इतना बैलेंस होना चाहिए, और हमारी बैलेंस शीट भी कह रही है कि इतना ही बैलेंस है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट है, हमने कहीं पर भी गलती नहीं की, बिल्कुल परफेक्टली इसको अटेम्प्ट किया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, जहां पर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है क्लियर करते रहो, और फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।